Assalamu alaikum students, this is Fariha Sabeen and I am your science teacher. Class 6 students, I welcome all of you to our 8th lecture of general science. Hope you are well. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमेशा लेक्चर के आगाज़ में मैं आपसे चंद बातें शेयर करती हूँ, दैट काइंड ऑफ अ मॉरल लेक्चर। तो आज मैंने एक ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट किया है जिसके बारे में मेरे ख़्याल से हर बच्चा जानता होगा और मेरे ख़्याल से हर बच्चा उस पर अमल भी करता होगा। वालिदैन के हकूक़, माँ बाप के हकूक़। आप अपनी सब्जेक्ट्स में तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते होंगे और वैसे भी आपके घर में भी इस बात पर ज़िक्र होता होगा कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, वालिदैन को कभी आगे से उफ़ तक ना कहें। माँ के कदमों तले जन्नत है और उस जन्नत को हासिल करने के लिए आपको माँ की खिदमत करनी पड़ती है, उनकी हर बात माननी पड़ती है। अब कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रीज़निंग वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, इस काम का हमें फ़ायदा क्या है। देखें, जब आप माँ बाप की खिदमत करते हैं, दुआएं तो वो आपको वैसे ही बहुत देते हैं, लेकिन जब आप उनकी खिदमत करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो उनके दिल से आपके लिए जो दुआएं निकलती हैं वो फ़ौरन दुआएं कबूल होती हैं। आप जहाँ कहीं भी, किसी मुल्क में, किसी मज़हब में, हर इंसान जो है माँ बाप के हकूक़ के बारे में बात करता है और उनकी इज़्ज़त एहतराम करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करते होंगे, उनके हकूक़ का ख़याल रखते होंगे। और आजकल तो जैसे इस पेंडेमिक के टाइम में आप ज़्यादा वक्त अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें। उस अच्छे सलूक में क्या काम कर सकते हैं आप लोग? क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत छोटे होते हैं। अब आप अपनी जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं या फिर बॉयज़ हैं, वो अपनी मदर के साथ कोई भी छोटे छोटे कामों में हेल्प करा सकते हैं, ठीक है। उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं इस वक्त में, क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन होती है उसमें आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप घरों में बैठें और बातें करें और कुछ नई चीज़ें सीखें। लेकिन अब आपके पास काफ़ी वक्त है कि अपनी पढ़ाई के बाद भी आपके पास काफ़ी वक्त बच जाता होगा, तो उस वक्त में आप अपनी अम्मी के साथ बैठ के कुछ काम सीख सकते हैं और आप अपने फादर के पास भी बैठ के कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बात और अच्छे काम सीख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप घर के कामों में अपनी मदर की हेल्प करवा सकते हैं, कोई नया क्राफ्ट सीख सकते हैं, कोई नई बात सीख सकते हैं। जब आप घर में बैठे 4 लोग बातें कर रहे होते हैं और हर शख्स के पास अपने अपने नॉलेज के मुताबिक कोई ना कोई वाक़या या कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई किस्सा ऐसा होता है जिससे हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने इस वक्त को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपना टाइम भी ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और सुबह वक्त पर उठते होंगे, वक्त पर आप नाश्ता करते होंगे और फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। तो इसी बात के साथ स्टूडेंट्स, मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेंसिटिविटी के बारे में बताया था कि सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, पौधों के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो किस टाइप की है, और अगर ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर सेंसिटिविटी की क्या नेचर है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। और इसके अंदर हमने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब चीज़ें आपने अच्छे से समझ कर अच्छे से याद कर ली होंगी। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर शुरू हो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें एंड होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों आप साथ साथ उनके मीनिंग लिखते जाएं, और साथ ही अपनी एक रफ़ कॉपी या एक साइंस का आप रजिस्टर बना लें जिस पे जब मैं आपको लेक्चर दूं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, अपने लास्ट चैप्टर के अंदर सेंसिटिविटी को पढ़ा और सेंस ऑर्गन्स को पढ़ा। अब इस चैप्टर में जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर आप लोग क्या स्टडी करेंगे? इसके अंदर आप बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी करेंगे, प्लांट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस किस तरह होता है, कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो इस प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, प्लांट्स आर नॉन एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल प्रोड्यूसर? अच्छा, आप लोगों को पता है कि जब भी कभी यूनिवर्सल का वर्ड यूज़ होता है तो यूनिवर्सल का मतलब होता है, मतलब
ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी एक बहुत बड़े पैमाने पे ये बात की जा रही है। यूनिवर्सल प्रोड्यूसर, यानी प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उनकी तैयार की हुई खुराक से हम फ़ायदा उठाते हैं। यानी पौधों की खुराक जो तैयार होती है उससे क्या हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं, हम उनसे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें पौधों की मदद से मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पौधों को यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यूनिवर्सल यानी आलमी तौर पर एक वर्ड यूज़ होता है, और प्रोड्यूसर्स जो पैदा करने वाले हैं, जो चीज़ें खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में तो सब्ज़ी आती है या गोश्त आता है या कुछ भी आता है तो हम उसको पका कर बनाते हैं ना। ठीक है, जबकि प्लांट्स इसको मुख्तलिफ और केमिकल्स को मिलाकर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम दो तरह के प्रोसेसेस यहाँ पर स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक फूड मेकिंग है और एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। अच्छा, एक छोटी सी बात इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि जितने भी जानदार हैं उनको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स का जिक्र करें या हम अपना जिक्र करें तो हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो इसी तरह पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए फूड या एनर्जी चाहिए होती है, और उनका फूड क्या है, उनका फूड है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हम किस तरह बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो आज के टॉपिक में आप लोग ये बात सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता किस तरह है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और इस प्रोसेस को बनाने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, क्या किस तरह ये प्रोसेस होता है, क्या ये प्रोसेस दिन के वक्त होता है या रात के वक्त होता है, ये सारी बातें आज के हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक बात है, फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो है, टू मेक ग्लूकोज प्लांट्स नीड 3 बेसिक एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स को कौन से 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे को कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। अगर हम इसको देखना शुरू करें तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि पौधे के अंदर कार्बन, और सबसे पहले जो हम पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इस फॉर्मूला के अंदर H क्या है, हाइड्रोजन, और O क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जिक्र किया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पौधे को कहाँ से मिल रहा है, पानी से मिल रहा है, और पौधा पानी कहाँ से ले रहा है, रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको क्या बात पता लगी, इस फॉर्मूले से आपको ये बात पता लगी कि पौधे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी के ज़रिए मिल रहा है, और पानी कहाँ से मिल रहा है, पानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले 2 एलिमेंट्स का जिक्र हो गया। अब एक तीसरा एलिमेंट जो है वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन पौधे को कहाँ से मिलेगा, ठीक है, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एयर के अंदर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, और अगर हम वैसे ओवरऑल जिक्र करें तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए नुकसानदेह, हमारे लिए एक साइड पे तो ये नुकसानदेह है, लेकिन यही गैस अगर पौधे एब्जॉर्ब कर लें तो पौधे एब्जॉर्ब करके इससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे तीनों एलिमेंट्स पूरे हो गए, कार्बन भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। अब यहाँ पर CO2 जो है, इसके अंदर C क्या है, C हमारे पास कार्बन है और O हमारे पास ऑक्सीजन है। तो मैंने 3 एलिमेंट्स का जिक्र किया था ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज प्लांट्स का फूड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी आपसे डिफरेंट गैसेस के बारे में जिक्र कर रही थी, जैसे कि हमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें चाहिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें ये 3 एलिमेंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, हमें ये 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से मिल रहा है।
ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्लांट इन दो चीज़ों को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं और हर गैस जो है मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असरात डालती है। अब हवा के अंदर ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये 0.03% मौजूद होती है, ठीक है, और वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। और पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? अब आप देखें, जब आप लोग जिन जिन बच्चों के घरों में छोटे छोटे प्लांटर्स रखे होते हैं या पौधे रखे हुए हैं या मतलब कोई गार्डन है या कोई ऐसा एरिया है, तो आप लोग देखते हैं कि सुबह सुबह आप लोग पौधों को पानी देते हैं, ठीक है। अब वो पानी कहाँ पर आप देते हैं? उसकी रूट्स में देते हैं, ठीक है। तो जो रूट्स हैं बेसिकली उनका क्या काम है? जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। तो इससे पहले आप लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो हैं इनका क्या काम है? वाटर और फूड को ट्रांसफ़र करना प्लांट के हर पार्ट तक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको ये पता है कि पौधे के अंदर कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस हिस्से के अंदर होता है? लीव्स के अंदर होता है। लीव्स क्या है? पौधे की फूड फैक्ट्री है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये फैक्ट्री है, इसके अंदर ये चीज़ बनती है, तो प्लांट्स के अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता होगा। वो पार्ट क्या है? लीव्स हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस पार्ट के अंदर होता है? लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अगर आपने अपनी बुक्स मेरे साथ खोली होंगी तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपके इंट्रोडक्शन का जो 3rd पैराग्राफ है उसके अंदर उन्होंने एक जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट देयर इज एयर। एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैस इन एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हवा के अंदर जो सबसे अहम गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने अभी डिटेल में आपको लिखा हुआ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम उसको आगे पढ़ें, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल while their leaves take in carbon dioxide from the air। तो क्या होता है? वाटर कहाँ से आता है? अगर मैं यहाँ लिखूँ कि वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर रूट्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के थ्रू, लीव्स जो हैं लीव्स के थ्रू, एयर के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर होता है और ठीक है, लीव के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर रूट्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो वो वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता होगा? ये भी एक प्रोसेस है और इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये दो ऐसी वेसल्स थी जो वाटर और फूड को वाटर को रूट से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुँचाती थी और दूसरी वेसल जो फ्लोएम है उसका काम ये था कि वो फूड को लीव्स से लेकर बाकी पूरे पौधे के हिस्सों तक पहुंचाती है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको वो साथ साथ याद रहे, ठीक है। सबसे पहले जाइलम का हम जिक्र करते हैं। जाइलम वेसल जो हैं ये वाटर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और जो फ्लोएम वेसल्स हैं ये फूड ट्रांसफ़र करते हैं। एट द एंड ऑफ द टॉपिक, जैसा मैं हमेशा आपको याद करने का तरीका भी समझाती हूँ, मैं आपको जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी सिखाऊंगी कि कैसे इसको याद रखना है कि कौन सी वेसल क्या काम करती है, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि वाटर जो है वो पौधे को कहाँ से मिलता है? वो रूट से मिलता है और रूट से बाकी पौधे के हिस्से तक वाटर किस तरह पहुँचता है? जाइलम वेसल के थ्रू पहुँचता है, ठीक है। तो जाइलम वेसल पौधे के अंदर एक ऐसी ट्यूब्स हैं, ठीक है। आम लफ्ज़ों में अगर आप ये समझो तो ये एक ऐसी ट्यूब्स हैं जो वाटर को रूट से लेकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और बेसिकली हमेशा याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स के अंदर होता है। लीव्स क्या है? पौधे की फूड फैक्ट्री है, ठीक है। अब जहाँ ये पैराग्राफ एंड होता है उसके बाद जो लास्ट 2 लाइंस हैं उसके अंदर 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र है। अभी तक मैंने आपको बताया कि पौधे के लिए हमें कौन से 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो 3 एलिमेंट हैं कार्बन,
मैं दोबारा से यहाँ मेंशन कर देती हूँ। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके बगैर नहीं हो सकता। बेसिकली वो कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वो किस फॉर्म में यूटिलाइज हो रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाता है। तो इस तरह ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब सिर्फ क्या ये 2 हमारे पास जो ये 3 एलिमेंट्स इन फॉर्म में आ गए, क्या ये काफ़ी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, या कोई और भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता? दैट्स वेरी राइट, दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो पत्तों का सब्ज रंग है, ठीक है, जो ग्रीन कलर है, इट इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल। और सनलाइट की मौजूदगी के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि रात के अंधेरे में क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे जिक्र करी थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और उसके साथ साथ मैंने जिक्र किया कि क्या और भी कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है या जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता? दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी सूरज की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और क्लोरोफिल इसके बगैर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या चीज़ है? क्लोरोफिल अगर आप अपने आसान लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। और ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है? ये लीव्स के अंदर होता है, स्टेम के अंदर होता है। ठीक है, अब इस ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और बनता क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बेसिकली है क्या? ग्लूकोज बेसिकली प्लांट्स का फूड है। अगर हम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये देखें तो ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स का फूड है, और ये वो फूड है जिस पर प्लांट्स सरवाइव करते हैं। ठीक है, अब ये फूड जो है वो इसको इस्तेमाल कर वो अपना उनका जो सर्वाइवल है इसके बगैर मुमकिन नहीं। ठीक है, और उसके साथ साथ प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अब इससे आपको क्या समझ आई कि जब हम लोग बार बार मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल सोसाइटीज़ जो हैं कैंपेन्स करती हैं, पौधे लगाएं, मुल्क के ऊपर आलमी तौर पर एक बात होती है कि प्लांट्स लगाएं, और बहुत सारी उसके ऊपर बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि पौधे लगाएं, इससे आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होगा, आपका माहौल अच्छा होगा। तो उसकी क्या रीज़न है? तो वो रीज़न आज आपको पता लगी है कि प्लांट्स जो है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, अब वी ह्यूमन बीइंग रिस्पायर ऑक्सीजन गैस। जहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि आप लोग अगर केनाल रोड से गुजर रहे हैं, नहर के साथ वाली सड़क से गुजर रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े दरख्त हैं, जहाँ पर इतने सालों पुराने दरख्त हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, जब आप वहाँ से गुजरते हैं ठंडक का एहसास होता है, हवा बड़ी साफ़ सुथरी महसूस होती है। ठीक है, तो क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है, और दरख्त दिन के वक्त जो है ऑक्सीजन गैस इतनी रिलीज़ करते हैं कि वो एक जो है वहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा होती है, और उन दरख्तों की वजह से एक ठंडक का भी एहसास होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना सिर्फ पौधों को एक फ़ायदा पहुंचाता है कि उन्हें फूड मिलता है, उसके साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग्स को भी फ़ायदा पहुंचाता है। क्या फ़ायदा पहुंचाता है? कि हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, वही ऑक्सीजन गैस जिस पर हम रिस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पौधे क्या है, जितने प्लांट्स आप लगाएंगे उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगी। पोल्यूशन किस तरह कंट्रोल होगी? कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होगी वो पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक फ़ायदेमंद चीज़ बनाएंगे जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज असल में क्या है? पौधों का फूड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर आप देखें, मैंने छोटे छोटे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ज़रिए आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हर एक एलिमेंट का मतलब लिख के आपको बताया है, इसी तरह
आपने इसको पॉइंट्स लिखने हैं और इनसे अपना पूरा एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। डू प्रैक्टिस इट एट योर होम्स। इस प्रैक्टिस का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप खुद से चीज़ें क्रिएट कर सकोगे, ठीक है, और आपके अंदर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बात करती हूँ एट द एंड ऑफ टॉपिक कि हमें उस टॉपिक को याद कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी टॉपिक को याद करने लगें, पहले तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको याद करें, ठीक है। अब जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये दो तरह की वेसल्स हैं। बेटा मैं आपको ये समझा रही थी कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये याद करवाती हूँ जाइलम और फ्लोएम, तो मैं उन्हें किस तरह याद करवाती हूँ कि जाइलम जो है वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, और वो इसमें कंफ्यूज भी ना हो। अच्छा, जब हम फ्लोएम वर्ड बोलते हैं तो किस चीज़ की साउंड आती है? कभी आपने इस बात पे गौर की है? जब हम फ्लोएम बोलते हैं तो एफ साउंड आती है। जब आप फ्लोएम बोलते हैं पी साउंड नहीं आती, एफ साउंड आती है। तो वो क्या ट्रांसफर करेगा? फूड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने का, ठीक है। जब भी हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करके याद करते हैं, वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलती। जब भी आप फ्लोएम बोलें, ये याद रखें, फ्लोएम बोलते हुए हमें कौन सी साउंड आ रही है? फा साउंड यानी एफ साउंड आ रही है। तो एफ से याद रखें, फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है? फूड। और जाइलम क्या ट्रांसफर करता है? वाटर। इस तरीके से आप याद करेंगे तो बिलीव मी, आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि जाइलम जो है वो क्या ट्रांसफर कर रहा है और फ्लोएम क्या ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है बेटा। अब हम दोबारा से इन्हीं पॉइंट्स को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है यूनिवर्सल प्रोड्यूसर है। यूनिवर्सल प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो आलमी तौर पर पैदा करने वाले हैं, कोई भी चीज़ पैदा करने वाले हैं। जैसे प्लांट्स जो हैं ये फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एयर के बारे में बताया था कि एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो किस फॉर्म में इन्वॉल्व हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में इन्वॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन्वॉल्व है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व तो है, किस फॉर्म में इन्वॉल्व है? वाटर की फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा कहाँ से पौधे को? पौधे को वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सनलाइट और क्लोरोफिल थे, यानी सनलाइट सूरज की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था या इंपॉर्टेंट मटेरियल था, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट हम रंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये लीव्स के अंदर मौजूद होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के किस हिस्से में होता है, किस पार्ट के अंदर होता है, तो वो फूड फैक्ट्री क्या है पौधे की? लीव्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हुए आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम नोट्स के अंदर देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से MCQs हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 फोटोसिंथेसिस पे है, ठीक है। जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी फोटोसिंथेसिस पे है। सेकंड क्वेश्चन यूनिवर्सल प्रोड्यूसर, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से है। और अगर हम फर्स्ट 5 MCQs को देखें, दैट आर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। और यही आपका आज का टास्क है कि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो फर्स्ट 5 MCQs हैं, इनको ये आपका होमवर्क है और ये आज आपका डेली का काम है, ठीक है। इसको आप याद करें और हमेशा वो आपने एक कॉल हमें सुना होगा कि आज का काम कल पर ना डालो। तो उसका क्या मतलब है कि अगर हम आज का काम कल पर डाल देंगे तो हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाएगा, ना हम आज का काम मुकम्मल कर सकेंगे, ना हम कल का काम मुकम्मल कर सकेंगे। मैं इसी बात के साथ लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग इसको ऐसे ही साथ साथ याद करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।